नेक्स्ट प्यारा सा क्वेश्चन 48th, ये भी जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है, तो मैंने कहा चलो 2016 के कुछ क्वेश्चंस को इकट्ठे कर लेते हैं एक बार में। 1 mole of an ideal gas at 300 Kelvin in thermal contact with surroundings expands isothermally from 1 liter to 2 liter against a constant pressure of 3 atm। अच्छा वन, अब देखो जब भी थर्मो पे क्वेश्चन करना है और एडवांस का थर्मो का क्वेश्चन आया है, तो बच्चे क्वेश्चन प्यारा होगा, खतरनाक होगा। खतरनाक इन द सेंस कि अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो आप समझ पाओगे कि क्या फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो आप सोचते रह जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है, बिकॉज देर आर सो मेनी फॉर्मूलाज। गलत फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो आंसर गलत आएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में खास करके ऑलवेज इमेजिन द सिस्टम इन योर हेड। अच्छा हो क्या रहा है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, तो इमेजिन करो ठीक है, ये मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर था, इसमें 1 मोल आइडियल गैस है इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग्स। अच्छा सराउंडिंग के साथ थर्मली कॉन्टैक्ट में है, मतलब हीट अंदर बाहर जा सकती है। एक्सपैंड्स आइसोथर्मली, अच्छा जी, एक्सपैंड तभी होगा अगर हीट उसको प्रोवाइड की जाएगी, हीट करेंगे इसको तभी तो भैया एक्सपैंड करेगा ये 1 लीटर से 2 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 3 atm। ओके बच्चे, अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट हो, प्रोसेस रिवर्सिबल होता है या इरिवर्सिबल होता है? इरिवर्सिबल होता है, क्योंकि रिवर्सिबल के लिए एक्सटर्नल प्रेशर हैज टू बी वेरिएबल। ओके, इन दिस प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स का निकालना है आपको। तो क्वेश्चन का अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो सॉल्यूशन तो बहुत छोटा सा है। ये सॉल्यूशन, डेल्टा सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन टेम्परेचर, और आइसोथर्मल में डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस वर्क, तो डेल्टा यू जीरो था आइसोथर्मल में, तो क्यू इज माइनस ऑफ वर्क डन, तो क्यू की जगह क्या लिखना है, वर्क डन, दैट इज पी डेल्टा वी। तो प्रेशर कितना था, एक्सटर्नल 3, और डेल्टा वी कितना था, 1 लीटर से 2 लीटर, मतलब एक का वॉल्यूम चेंज हुआ 3 into 1, और इसको 101.3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि 1 लीटर एटीएम इज 101.3 जूल, बस उसको टेम्परेचर से डिवाइड करना, आंसर आ गया आपका। पर ये समझना ये फॉर्मूला लगा क्यों, दैट इज द की पॉइंट। तो सबसे पहले समझिए, एंट्रोपी कैलकुलेशन फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग अ प्रोसेस, बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। जब भी एक आइडियल गैस है और वो कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के थ्रू जा रही है, अब वो आपका आइसोथर्मल हो सकता है, एडियाबैटिक हो सकता है, आइसोकोरिक हो सकता है, आइसोबारिक हो सकता है, डजेंट मैटर, कोई भी प्रोसेस है वो। तो ए से बी हम जा रहे हैं, P1 V1 T1 इनिशियल पैरामीटर थे, P2 V2 T2 आपके फाइनल पैरामीटर्स हैं। अब एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाओगे आप चाहे पाथ ए से जाओ, पाथ बी से जाओ, मतलब रिवर्सिबल से जाओ, इरिवर्सिबल से जाओ, डजेंट मैटर, डेल्टा एस आपका सेम रहेगा। तो डेल्टा एस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों सेम है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर पूछा कि बेटा ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है या इरिवर्सिबल हो रहा है, तो यहाँ तो इरिवर्सिबल हो रहा है, पर क्योंकि एंट्रोपी में चेंज इज अ स्टेट फंक्शन, तो इट डजेंट मैटर कि आप रिवर्सिबली उसको कैलकुलेट करो या इरिवर्सिबली, दोनों वैल्यू बराबर आएंगी। तो डेल्टा एस रिवर्सिबल इज इक्वल टू डेल्टा एस इरिवर्सिबल इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर, ये अपनी इक्वेशन आती है हमारी। ओके, ये आगे डी क्यू रिवर्सिबल, मतलब रिवर्सिबल के थ्रू हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, तो यहाँ से डी क्यू कितना आ जाएगा, डी यू प्लस पी डी वी, क्योंकि वर्क क्या होता है माइनस पी डी वी, उधर साइड जाएगा तो प्लस पी डी वी बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आ गया, तो बेटा डी क्यू रिवर्सिबल की जगह डी यू प्लस पी गैस डी वी मैं पुट कर देता हूँ, चलिए डिवाइड बाय टेम्परेचर। तो ये डेल्टा एस रिवर्सिबल फॉर द सिस्टम, तो ये आ जाएगा डी यू अपॉन टी प्लस पी गैस डी वी अपॉन टी, दोनों को सेपरेट कर लिया। और आइडियल गैस के लिए प्रेशर कितना होता है, एन आर टी अपॉन वॉल्यूम, तो ये जो पी गैस है इसको आप एन आर टी अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हो, तो ये नीचे का टी और ऊपर का टी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये एन आर डी वी अपॉन वी बन जाएगा। चलो, और डी यू को क्या लिख देते हैं हम, एन सी वी डी टी, ठीक है। ओके, क्योंकि नीचे टेम्परेचर वाली टर्म है ना, तो ऊपर भी टेम्परेचर रहे तो ठीक रहेगा। तो ये आपका आ गया इंटीग्रल T1 से T2 एन सी वी डी टी अपॉन टी प्लस इंटीग्रल V1 से V2 एन आर डी वी अपॉन वी। तो बच्चे इसको सॉल्व करने के बाद योर डेल्टा एस सिस्टम इज कमिंग आउट टू बी एन सी वी नेचुरल लॉग T2 बाई T1 प्लस एन आर नेचुरल लॉग V2 बाई V1। दिस इज द जनरल फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला आपका सब फॉर्मूला जनरेट कर देगा, आइसोथर्मल का, एडियाबैटिक का, आइसोकोरिक का, आइसोबारिक का, ये सारे के सारे आपके जनरेट कर देगा। जैसे टेम्परेचर अगर आपने बोला सर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल है, तो T1 इज इक्वल टू T2, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, सिर्फ ये बचेगा। आइसोबारिक है तो V1 V2 बराबर हो गए, तो ये वाली पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, सिर्फ ये बचेगा।
समझे? तो आराम से इसी तरह से आइसोकोरिक का भी कर सकते हो, ठीक है? थोड़ा सोचना, दिमाग लगाना आइसोकोरिक में। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे CP आ जाएगा उसकी जगह पे, ठीक है? देखो, तो एज द सराउंडिंग्स इज एन इनफाइनाइट हीट रिजर्वायर। देखिए, सराउंडिंग बहुत बड़ा होता है। सिस्टम तो आपका वो है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके बाहर सब कुछ सराउंडिंग्स है। सराउंडिंग्स इतना बड़ा है कि अगर सराउंडिंग्स में मैं कोई भी हीट डालूं, ऐसे समझ लो इसी एक झील है, झील में तुमने 2 मग पानी डाल दिया या 2 मग पानी निकाल दिया, उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। झील एक इनफाइनाइट रिजर्वायर है पानी की, उससे तुम 2 बाल्टी निकाल लो, 2 बाल्टी वापस डाल दो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये बात मानते हो, है ना? झील का पानी का जो टेम्परेचर होगा, उसमें मैं उबलते हुए पानी की एक बाल्टी डाल दूं, क्या झील के पानी का टेम्परेचर बदल जाएगा क्या? नहीं। समझ गए? इन्फानाइट रिजर्वायर है, तो थोड़ी एनर्जी उसमें ऐड हो भी, वो ऐसे फैल जाएगी कि कोई इफेक्टिव चेंज इन टेम्परेचर आपको नहीं ऑब्जर्व होगा। तो एज अ सराउंडिंग इज एन इन्फानाइट हीट रिजर्वायर, हेंस नो अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज्ड विद इट कैन कॉज टर्बुलेंस इन सराउंडिंग। तो आप कितनी भी हीट उसको ट्रांसफर कर दो, दे दो, वो बोलता है कि भैया मैं सबको हैंडल कर लूंगा, मेरा बहुत जगह है, आई कैन हैंडल ऑल द हीट। ओके, सो ऑल हीट एक्सचेंजेस विद सराउंडिंग्स आर कंसिडर्ड टू बी रिवर्सिबल, ठीक है? इट डजंट क्रिएट एनी टर्बुलेंस ना, वो तो स्मूथली भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी मुझे, आई कैन हैंडल। तो डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्स सराउंडिंग अपॉन टी का इंटीग्रल। जैसे डेल्टा एस सिस्टम आपने लिखा था डी क्यू सिस्टम अपॉन टेम्परेचर, वैसे डेल्टा सराउंडिंग आ जाएगा डी क्यू सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर का इंटीग्रल। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर तो होता है कांस्टेंट, वाई? सराउंडिंग एक इन्फानाइट रिजर्वायर है, कितनी भी हीट उसको दोगे उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला, ठीक है? तो टेम्परेचर कांस्टेंट था, इसलिए बाहर आ गया। एंड एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सराउंडिंग को जो हीट मिली है वो वही थी जो सिस्टम से बाहर गई। तो सिस्टम की जो एनर्जी है, मान लीजिए 50 एनर्जी सिस्टम ने लूज़ करी, वही 50 तो सराउंडिंग ने गेन करी। तो क्योंकि सिस्टम ने वो लूज़ की थी, ठीक है, तो वो था सिस्टम के लिए -50, तो सराउंडिंग के लिए हो जाएगा वो +50, साइन चेंज होगा, है ना? पर यहाँ पर क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा था इस क्वेश्चन में, तो मतलब हीट सिस्टम ने गेन की है, ओके, तो सराउंडिंग ने लूज़ की होगी, तो सिस्टम का गेन इज सराउंडिंग का लॉस, तो इनका क्या होता है? तो क्यू सिस्टम इज माइनस ऑफ क्यू सराउंडिंग। तो बस ये जो क्यू सराउंडिंग था, इसकी जगह माइनस ऑफ क्यू सिस्टम लिख दीजिए, ये आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है? ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाना है बेसिकली, ठीक है? बाकी ये बस ये केसेस हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया ये आ जाएगा, रिवर्सिबल के लिए और इरिवर्सिबल के लिए भी यही आएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा एस एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है? चलो देखो फिर, अब आइसोथर्मल में फर्स्ट लॉ में डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस वर्क, डेल्टा यू आपका जीरो था आइसोथर्मल में, क्यू इज माइनस ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन कितना था -PdV, तो माइनस ऑफ वर्क डन कितना आएगा +PdV, ओके ओके, ठीक है? तो माइनस ऑफ क्यू सिस्टम में कितना आ जाएगा? क्यू सिस्टम के लिए कितना निकाल लोगे? कर लो यहाँ पे कैलकुलेट, PdV निकाल लो यहाँ पे, ठीक है? तो माइनस ऑफ, तो 303.9 कैसे आ जाएगा आपका? क्योंकि मैंने आपको कहा P एक्सटर्नल इज 3, डेल्टा V इज़ 1 और कन्वर्जन फैक्टर इज़ 101.3, बस डिवाइड बाय टेम्परेचर, ये आपकी वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन तो आप बोलोगे सर इतना लंबा क्वेश्चन और एक एक स्टेप में था इसका सॉल्यूशन, हाँ, पर ये ऊपर की जो पूरी कहानी थी, अंडरस्टैंडिंग दैट इज टिपिकल। तो इन जनरल क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स के जो क्वेश्चंस हैं जेई एडवांस में, मोस्टली इतना डीप अंडरस्टैंडिंग उसमें चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए सही तरीके से, ज़रा सी गड़बड़ है ना आंसर गलत आ जाएगा, और वो आंसर भी ऑप्शन में आपको दिखेगा। तो ऐसा नहीं लगेगा आपको कि मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा, आंसर भी मैच कर जाएगा और आप उसको गलती से टिक भी कर दोगे। तो अनलेस एंटिल यू आर वेरी वेरी एफिशिएंट एंड क्रिस्टल क्लियर इन थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट्स, थर्मो के क्वेश्चन को फालतू में हाथ नहीं डालना चाहिए। अनलेस एंटिल वो सिंपल थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब वो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो तब तो आसान है। अगर थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट बेस्ड है ना, बहुत दिमाग खाएगा आपका, जितना आपका दिमाग खाएगा पेपर में, द मोर यू कीप ऑन थिंकिंग ऑन अ क्वेश्चन, अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लूज करने लग जाते हो। तो क्वेश्चन उसी को करो जिसमें आपको लग रहा है आपका कॉन्फिडेंस सही है, बिकॉज द मोमेंट यू आर स्पेंडिंग मोर देन 3 minutes ऑन अ क्वेश्चन एंड स्टिल गेटिंग नो वेयर, एंजाइटी स्ट्रेस बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है, विच इज़ नॉट गुड, ठीक है?